बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुजर गए होंगे। आजकल हम जिस आफत से गुजर रहे हैं आप सबको इल्म है कोरोना वायरस का। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला इस आफत को हमारे मुल्क से, इस दुनिया से इसका ख़ात्मा फरमा दे, ताकि हम दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकें। इसी वजह से हम लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग का जो एक सिलसिला शुरू किया ताकि हम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकें। तो उसके लिए आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है एडजस्टिंग द अकाउंट्स। एडजस्टिंग द अकाउंट्स और यू कैन आल्सो कॉल इट एडजस्टिंग एंट्रीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमने कुछ और टॉपिक्स भी पढ़े और क्योंकि हम काफ़ी अरसे के बाद दोबारा से स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो काफ़ी अरसे के बाद कर रहे हैं तो खदशा ये है कि आप लोग शायद भूल ना गए। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए यू नीड टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड प्रीवियसली। फॉर एग्जांपल नंबर वन इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, किन अकाउंट्स को हमने जो है वो की जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो ये इसका हमें हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सेकेंडली ये है कि हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है, जनरल लेजर कैसे प्रिपेयर करना है, उसके अंदर कैसे हमें एंट्रीज को जो है वो पास करना है और प्रॉपरली पास करना है, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पास करना है। ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तीसरी चीज़ थर्ड है दैट इज़ द क्लासिफिकेशन। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाउ टू प्रिपेयर लेजर्स और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और थर्ड जो है वो फोर्थ जो है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने आने चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सच एज इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी स्टेटमेंट। तो हमें ये जो स्टेटमेंट्स हैं हमें अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, उसका फॉर्मेट हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस जो है उसका क्या फॉर्मेट है, ट्रायल बैलेंस जो है उसका क्या पर्पज़ है। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन क्योंकि हम काफ़ी अरसे के बाद इसको दोबारा से हमने स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमारी मेमोरीज़ भी इतनी अच्छी नहीं होती, तो हम शायद क्योंकि डिस्कनेक्ट रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें आप हो सकता है कि भूल चुके हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप अ, ये चैप्टर पढ़ने से पहले एक दफ़ा गो थ्रू कर लें अपने पुराने टॉपिक्स को, एक दफ़ा देख लें उनको। अगर कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है स्टिल, तो हमारा इंटरेक्टिव सेक्शन होगा, हम उसमें उसको कोप अप करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये है कि ये जो टॉपिक है इसके, क्योंकि मैं आपके पास स्लाइड भी पढ़ी होंगी इसकी, मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी और बुक भी आपके पास है। तो बुक को पढ़ें, लेक्चर को भी सुनें, बुक को पढ़ें और ये स्लाइड्स भी देख लें और इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। और जो भी क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं आप उनको राइट डाउन कर लें। उसको फिर हम इंटरेक्टिव सेशन के अंदर जो है वो कोशिश करेंगे कि हम उसको मैनेज करें और आपको जो है वो क्लियर कर सकें। एडजस्टिंग द अकाउंट्स अगर आपको याद हो तो मैंने जब ऑनलाइन हमने क्लासेस शुरू की थी शुरू में, तो उसमें मैंने आपको ये काफ़ी हद तक टॉपिक करवाया भी था। लेकिन क्योंकि वो डिसकंटिन्यू हो गई थी और फिर एक जो है उन्होंने डिफरेंट फेजेस में कर दिया था, तो वो हो सकता है आपको अब इतना याद ना हो। इसलिए मैं इस चैप्टर को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें दोबारा से। तो एडजस्टिंग द अकाउंट्स जो है बेसिकली आप अकाउंट्स को एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाई वी आर एडजस्टिंग द अकाउंट्स एंड व्हाट अकाउंट्स वी नीड टू एडजस्ट। यानी बिजनेस को क्या ज़रूरत है कि वो अपने अकाउंट्स को एडजस्ट कर रही है, ये हमने समझना है। और
कौन से अकाउंट्स को उन्होंने एडजस्ट करना है, और व्हेन दे हैव टू एडजस्ट द अकाउंट्स, कब करना है अकाउंट्स को एडजस्ट, उसका टाइम क्या होगा। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमें समझना है, और चैप्टर जब हम कंप्लीट करेंगे तो हम काफ़ी चीज़ें समझ चुके होंगे। इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद hopefully you will be able to explain the time period assumptions, accrual basis of accounting, why adjusting entries are needed, or what are the major types of adjusting entries. Uh, you can also able to prepare adjusting entries for prepayments, adjusting entries for accruals, and describe the nature and purpose of an adjusted trial balance. इससे पहले जो ट्रायल बैलेंस आपने पढ़ा था दैट वाज अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और आपको याद होगा कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या था, और उस ट्रायल बैलेंस को सामने रख के हमने फिर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की थी, इसमें इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर की, बैलेंस शीट प्रिपेयर की। तो वो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था। एडजस्टिंग एंट्रीज पास करने के बाद जो ट्रायल बैलेंस बनेगा उसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो लास्ट में हम ये चीज़ भी सीखेंगे कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमने कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो है टाइम पीरियड एजम्पशन का, कि टाइम पीरियड एजम्पशन क्या है, या हम क्यों ले रहे हैं, और उसको हम अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं अकाउंटिंग के टर्म्स के अंदर। तो टाइम पीरियड एजम्पशन है क्या बेसिकली। कोई भी बिजनेस हो, अभी उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, या ऑनर का इंटरेस्ट है, या मैनेजमेंट का इंटरेस्ट है, वो ये चाहते हैं कि वो ये देख सकें कि उस बिज़नेस की परफॉर्मेंस क्या है, उस बिज़नेस की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाए, और उस बिज़नेस की परफॉर्मेंस को कब मेजर किया जाए। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चीज़ के अंदर, कि हम उसकी कोई भी बिज़नेस है उसकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करें। तो कैसे मेजर करें वो हमें पता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, हम इक्विटी स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन इनकम स्टेटमेंट जो है वो कब प्रिपेयर की जाए। एक बिजनेस है, जो भी बिजनेस होता है वो नॉर्मली इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी उसकी कोई लाइफ जो है वो प्री डिटर्मिनेड नहीं होती, या कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि जो आप बिजनेस स्टार्ट करें और आप कहें कि चले हम इसको साल के बाद बंद कर दें। तो अगर तो हम वेट कर सकते हैं उसकी टर्मिनेशन तक, ये बिजनेस जो है फॉर एग्जांपल 5 साल के बाद ख़त्म हो जाता है, तो फिर तो हमें एडजस्टिंग एंट्रीज पास करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम उसकी 5 साल के बाद जो है जाके परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, या 20 साल के बाद, या 30 साल के बाद, या इवन 50 साल के बाद जाके वो बिज़नेस जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो टर्मिनेट हो जाता है। तो फिर हम जाके उसकी, तो इतना अरसा कोई भी जो है वो बिजनेस मैन या मैनेजमेंट जो है वो इतना अरसा वेट नहीं कर सकती। तो उसके लिए हमें जब मेजर करना है परफॉर्मेंस को, तो हम उस बिजनेस को डिवाइड कर देते हैं, उसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है उसको हम आर्टिफिशियल टाइम पीरियड्स के अंदर डिवाइड करते हैं। यानी हम जो है वो उसका जो स्पैन है, उसकी लाइफ है, उसको हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम उसको मंथ में, या क्वार्टर में, या ईयर के अंदर जो है उसको डिवाइड कर लेते हैं, ताकि हम उसकी फॉर एग्जांपल अगर हम मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है कि मंथली उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सके, उसकी इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सके, वो देख सके कि उसने कितना रेवेन्यू अर्न किया है, और उसने कितने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, और उसका नेट इनकम या नेट प्रॉफिट या लॉस क्या है। तो वो मंथली भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकती है। इसी तरह अगर वो क्वार्टरली में इंटरेस्टेड है तो वो क्वार्टरली प्रिपेयर कर सकती है, यानी आफ्टर एवरी 3 मंथ्स द बिजनेस कैन मेजर इट्स परफॉर्मेंस थ्रू इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इक्विटी स्टेटमेंट। इसी तरह जो है वो ईयरली भी हो सकता है, कि एनुअली जो है वो आप ये देखते हैं कि पूरे साल में इस बिज़नेस ने कितना रेवेन्यू अर्न किया, क्योंकि बिजनेसमैन जो है, ये बिज़नेस जो है वो इंटरेस्टेड है कि इन्वेस्टमेंट हुई है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें क्या अर्न करके दे रही है।
कहीं हम लॉस तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम लॉस इनकर कर रहे हैं या प्रॉफिट हमारी एक्सपेक्टेशन से कम है, तो हम कोई जो है वो डिसीजन ले सकें और उसको इम्प्रूव कर सकें, अपने रेवेन्यूज़ को, अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर सकें। तो उसी सूरत में होगा जब हमारे पास कोई स्टेटमेंट हो, जब हमारे पास कोई टूल होगा, कोई उसको हम मेजर कर सकेंगे। तो उस कैसे मेजर कर सकते हैं, उसको हम इनकम स्टेटमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं कि कितना रेवेन्यू अर्न किया है, कितने एक्सपेंसेस उसने इनकर किए, लेकिन कितने अरसे के लिए। तो उस अरसे को हमने डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर दिया। नॉर्मली कोई भी बिजनेस हो, उसका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 1 साल का होता है। और 1 साल का इसलिए भी होता है कि जो हमारे जो टैक्स डिपार्टमेंट है, टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, वो आपसे एनुअल टैक्सेस डिमांड करती है कि आप पूरे साल में आपने जो भी अर्न किया है, जो प्रॉफिट है आपका, उसके आप ऊपर हमें इतना टैक्स पे कर दें। तो उनका इंटरेस्ट जो होता है वो एनुअल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता है कि वो आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें और आप उसके ऊपर चेक करें कि आपका कितना टैक्स जो है वो इसके ऊपर बनता है, और आप वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करें। लेकिन मैनेजमेंट जो है वो मंथली भी बना सकती है, क्वार्टरली बना सकती है। तो साल के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, उनको हम इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जो पूरे साल के लिए बनती है, उसको हम फिस्कल ईयर भी कहते हैं। जो एक साल जिसकी लेंथ सॉरी 1 साल होती है, तो उसको हम फिस्कल ईयर कहते हैं। ये फिस्कल ईयर। और ये फिस्कल ईयर किसी कंपनी का कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, यानी कैलेंडर ईयर के साथ भी वो अपना जो है वो अकाउंटिंग पीरियड जो है वो उसको सेट कर सकती है। या वो किसी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, यहाँ पे जो फिस्कल ईयर जो शुरू होता है वो जुलाई 1 से शुरू होता है, जून 30 को जाकर ख़त्म होता है। तो अब अपना अकाउंटिंग पीरियड जो है वो इस फिस्कल ईयर के साथ, करीब पूरे साल के साथ, जो गवर्नमेंट का फिस्कल ईयर है उसके साथ आप उसको मैच कर सकते हैं। तो कंपनी नॉर्मली ऐसे करती हैं कि जो उस कंट्री का फिस्कल ईयर हो उसके साथ वो उसको मैच कर लेती है। यानी जुलाई से शुरू किया और दिसंबर को यहाँ या ख़त्म हो गया, या वो कैलेंडर ईयर के ऊपर जो है वो अपने अपने जो फिस्कल ईयर है या अकाउंटिंग पीरियड जो है उसको सेट कर लेते हैं कि जनवरी 1 से शुरू होकर दिसंबर 31 को वो एंड हो जाते हैं। उस साल में जो भी परफॉर्मेंस होगी उसको फिर वो मेजर करेंगे। इस तरह वो हर साल जो है वो 1 साल की परफॉर्मेंस को मेजर किया करेंगे, और इन एनुअल रिपोर्ट्स को या इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फिर वो एनुअली जो है वो पब्लिश भी करते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट भी होती है कंपनीज़ के लिए, ख़ास तौर पर क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं। तो उनकी अथॉरिटीज़ यदि गवर्नमेंट है, या जो कि उन्होंने दायरा बनाया जैसे SEC है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप उनको पब्लिश करवाएं हर साल, ऑडिट करवाने के बाद उसको पब्लिश करवाएं। तो अकाउंटिंग पीरियड जो है बेसिकली वो 1 साल का भी हो सकता है, वो इससे कम भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जो बिजनेसेस होते हैं वो अपने अकाउंटिंग पीरियड्स को 1 साल के ऊपर ही सेट करते हैं, और उस दौरान जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो उसके लिए इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। मेरा ख्याल है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो उस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी आपने रेवेन्यूज अर्न किए हैं, तो वो उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड जितने भी रेवेन्यूज हैं उनको हम इनकम स्टेटमेंट में ले आते हैं। इसी तरह जो एक्सपेंसेस इनकर किए हैं हमने उन रेवेन्यूज को अर्न करने के लिए, तो वो उस अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंसेस हुए, हम उनको अपने पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर उसको जो है वो कंसिडर करते हैं, और फिर हम निकालते हैं कि हमने क्या प्रॉफिट अर्न किया है और क्या हमारा लॉस हुआ है। तो अकाउंटिंग पीरियड या टाइम प्रिजम्पशन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये है कि दो तरह की अकाउंट्स, दो तरीके से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे एक एक्रूड बेस्ड अकाउंटिंग होती है जो कि हम पढ़ रहे हैं, एक कैश बेस्ड अकाउंटिंग है।
एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग में रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होता है, जैसे रेवेन्यू रिकग्निशन कहते हैं, और मैचिंग प्रिंसिपल क्या है इसमें। तो वो रेवेन्यू रिकग्निशन जो है, जब हम एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो रेवेन्यू हम अर्न करते हैं, यानी जो रेवेन्यू हमने अर्न किया है, चाहे हमने उसके अगेंस्ट कोई कैश रिसीव नहीं किया, तो कैश का रिसीव करना मैटर नहीं करता, रेवेन्यू का अर्न करना मैटर करता है। ठीक है, रेवेन्यू जो है वो उसका अर्न करना मैटर करता है। अगर अर्न हुआ है तो हम उसको एक्रूअल बेस्ड के अंदर रिकग्नाइज कर लेंगे कि ये इस अकाउंटिंग पीरियड का रेवेन्यू है। इसी तरह एक्सपेंसेस, जो मैचिंग प्रिंसिपल होता है, वो एक्सपेंसेस को मैच करता है रेवेन्यूज के साथ, कि आपने जो रेवेन्यू अर्न किए हैं उसके अगेंस्ट आपने कितने एक्सपेंसेस किए उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। तो एक्सपेंसेस का भी कभी ऐसे ही है कि एक्सपेंसेस अगर इनकर हुए हैं लेकिन आपने अभी पे नहीं की, लेकिन वो उस अकाउंटिंग पीरियड को रिलेट कर रहे हैं, तो वो उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही रिकग्नाइज होंगे। तो ये हमारी एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। लेकिन कैश बेस्ड अकाउंटिंग जो है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। वो रेवेन्यू को उसको रिकॉर्ड करती है जो आप एक्चुअली कैश रिसीव कर लेते हैं, एक्सपेंसेस को उसको रिकॉर्ड करती है जब आप कैश पे करते हैं। तो कैश बेस में जब तक कैश इन्वॉल्व नहीं होगी उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश रिसीव हो या कैश पे हो, तब हम जाके रेवेन्यू या एक्सपेंसेस को अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन हमें ये पता है कि गैप जो है, जैसे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने पहले पढ़ा था, तो गैप जो है वो हमें ये कहता है कि आपने एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग जो है उसको अडॉप्ट करना है, कैश बेस्ड अकाउंटिंग को आपने अडॉप्ट नहीं करना। क्योंकि कैश बेस्ड अकाउंटिंग जो है वो आपको मिसलीड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में, क्योंकि वो सिर्फ कैश को रिकग्नाइज करती है, जबकि वो रेवेन्यू उस अकाउंटिंग पीरियड में आपने अर्न किया होता है। लेकिन अगर कैश रिसीव नहीं हुआ तो वो उस अकाउंटिंग पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आएगा। तो उसके लिए कैश का होना ज़रूरी है। तो उस कैश अगर वो नहीं आएगा तो ऑब्वियस है कि रेवेन्यू या तो ओवर स्टेट हो जाएंगे या वो अंडर स्टेट हो जाएंगे। इसी तरह एक्सपेंसेस या तो ओवर स्टेट हो जाएंगे या अंडर स्टेट हो जाएंगे। तो इसलिए हम कैश बेस्ड अकाउंटिंग यूज़ नहीं करते, हम एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम एक एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो मैनेजमेंट तक पहुंचा सकें। मैनेजमेंट तक क्यों पहुंचा सकें? क्योंकि मैनेजमेंट ने जो है उसको उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो है वो डिसीजन करना होता है। अगर हम एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उस मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचाएंगे तो वो एक एफिशिएंट, एक राइट डिसीजन कभी भी नहीं ले सकते। तो अकाउंटेंट का ये पर्पस है, जो जो अकाउंटेंट होता है उसका ये पर्पस है कि वो एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो मैनेजमेंट तक पहुंचाए, ताकि मैनेजमेंट जो है उसके लिए आसान हो जाए डिसीजन लेना। इसी तरह वो टाइमली भी हो, यानी टाइमली इंफॉर्मेशन हो और साथ साथ वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि एक तो वो टाइमली हो और दूसरा ये है कि वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो, वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ना हो, क्योंकि उसकी बेस के ऊपर जो है वो कंपनी रिलाई कर रही होती है। तो कोई भी कंपनी है उसके लिए फाइनेंशियल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल क्या है? रेवेन्यू अभी जैसे मैंने डिस्कस किया था कि रेवेन्यू जो है उसको आपने उसको रिकग्नाइज करना है कि जिस अकाउंटिंग पीरियड में उसको आपने अर्न किया। इट डजंट मैटर वेदर यू हैव received money against those revenues or not, but if that revenue is earned in that accounting period, in a particular accounting period, for example our accounting period starts from January 1st to December 31st, और फॉर एग्जांपल ये 2020 है तो जनवरी 1st से लेके दिसंबर 31st तक अगर वो रेवेन्यू इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अर्न हुआ है तो देन वी रिकॉग्नाइज दैट रेवेन्यू एज अ रेवेन्यू। ठीक है, इट डजंट मैटर वेदर यू हैव रिसीव्ड एनी कैश अगेंस्ट दैट रेवेन्यू और नॉट। तो ये मैटर नहीं करता। जो चीज़ मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि आपने वो रेवेन्यू उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अर्न किया है या नहीं किया। अगर उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अर्न हुआ है तो फिर तो आप उसको एज ए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इवन अगर आपने कैश रिसीव कर ली है लेकिन वो रेवेन्यू इस अकाउंटिंग पीरियड को रिलेट नहीं करता है,
तो आप उसको अपने पास एज ए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करें। तो नॉर्मली ऐसा होता है सर्विस बिजनेस के अंदर, आपने देखा कि आप जो है वो जब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो समटाइम्स आप जो है वो कैश पहले भी रिसीव कर लेते हैं। जब आप कैश पहले रिसीव कर लेते हैं और अभी आपने सर्विसेज परफॉर्म नहीं की होती तो वो आपके रेवेन्यू का हिस्सा नहीं बनता। एक्सपेंसेस रिकग्निशन जो है, मैचिंग प्रिंसिपल इसे कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट जो बेसिकली बनती है वो मैचिंग प्रिंसिपल ही की बेस पर बनती है। मैचिंग प्रिंसिपल है क्या? मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने अपने एक्सपेंसेस को मैच करना है विद रेवेन्यूज, यानी उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो भी आपने सेट किया है अपना अकाउंटिंग पीरियड, एक साल का फायदा आपने सेट किया है और वो जनवरी फर्स्ट स्टार्ट होता है और दिसंबर 31 तक जाता है, तो इस अरसे में आपकी कंपनी ने जो रेवेन्यूज अर्न किए हैं तो उन रेवेन्यूज को अर्न करने के लिए उसने कोई एक्सपेंसेस भी किए होंगे, उसने कोई एफर्ट्स भी किए होंगे। जैसे कहते हैं एफर्ट्स मस्ट बी मैच विद अकम्पलिशमेंट्स, यानी एक्सपेंसेस को आप मैच कर रहे हैं विद रेवेन्यूज। एफर्ट्स क्या है आपकी? आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ठीक है, आप मटेरियल परचेज कर रहे हैं उसको, अगर आपका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसमें आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, फिर वो फिनिश फॉर्म में जाता है, फिर उसके बाद वो सेल होता है, तो उसमें जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं इसी तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आपके। आप यूटिलिटी बिल्स पे कर रहे हैं, आप रेंट पे कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है वो आप वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप रेवेन्यूज इंक्रीज कर सकें। तो आपने उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो एक्सपेंसेस किए हैं, ठीक है, टू अर्न दोज रेवेन्यूज, आपने उन रेवेन्यूज को अर्न किया है, तो उसको अगर हम मैच करते हैं, कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल, कि ये इस अकाउंटिंग पीरियड में इतने रेवेन्यूज हुए हैं और इन रेवेन्यूज को अर्न करने के लिए इतने एक्सपेंसेस हमने इनकर किए, तो उसको जो मैच करने का नाम है उसे कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। और इसी बेस के ऊपर जो है वो इनकम स्टेटमेंट बनती है। इनकम स्टेटमेंट जो होती है आपको याद हो तो इट इज़ फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ नॉट फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो जो परफॉर्मेंस होती है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, यानी इस अरसे में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, जैसे कि सेमेस्टर 1 में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, सेमेस्टर 2 में आपकी अब क्या परफॉर्मेंस, सेमेस्टर 3 में आपकी क्या परफॉर्मेंस। तो इसी तरह जो है वो 2016 में आपकी क्या परफॉर्मेंस है, 17 में क्या परफॉर्मेंस है, 18 में क्या है, 19 में, 17 में आपने कितने रेवेन्यूज अर्न किए और उन रेवेन्यूज को अर्न करने के लिए आपने कितने एक्सपेंसेस किए थे, इस तरह 18 में कितने किए, 19 में कितने किए। तो वो जो हमें बता रहा होगा रेवेन्यू एक्सपेंस या जो नेट इनकम या लॉस आएगा, तो वो हमें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बता रहा है कि इस टाइम पीरियड में हमारी परफॉर्मेंस क्या थी, हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया या हमने कितना लॉस इनकर हुआ है, हमने कितने रेवेन्यूज जो थे वो जनरेट किए थे, और या हमने उन रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमने कितने एक्सपेंसेस किए थे, वो कौन कौन से एक्सपेंसेस किए थे और किन एक्सपेंस का पोर्शन ज़्यादा था किसका कम था। उन बेसिस के ऊपर फिर जो मैनेजमेंट होती है वो फिर डिसीजन लेती है कि हमने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करना है या एक्सपेंसेस को कम करना है, या हमने जो है वो दोनों तरफ जो है वो तवज्जो करनी है। तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं, एक है रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल, एक मैचिंग प्रिंसिपल, और इसके ऊपर जो है वो है टाइम पीरियड assumption। ये टाइम पीरियड assumption क्या होगी कि वो हमने एक ना जो बिजनेस था उसकी जो इकोनॉमिक लाइफ थी यानी जो यूजफुल लाइफ थी, उसको हमने डिवाइड कर दिया है डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर, ठीक है, डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर हम उसको डिवाइड कर दिया है और हम अब ये देख रहे हैं कि उस टाइम पीरियड के अंदर जो है उसने उसके जो रेवेन्यू है उसने कितना अर्न किया, यानी रेवेन्यू उसने कितना अर्न करना हुआ, रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट और रेवेन्यू को अर्न करने के लिए उसने कितने एक्सपेंसेस किए हैं उनको हम मैच करें उन एक्सपेंसेस को अगेंस्ट वो रेवेन्यूज, उसे कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। एडजस्टिंग एंट्रीज आ जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एडजस्टिंग एंट्रीज क्या, ठीक है, एडजस्टिंग एंट्रीज क्या होगा। अब हमने तीन चीज़ें देखी, हमने एक चीज़ तो ये देख ली है कि एक आर्टिफिशियल टाइम पीरियड हमने सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल एक साल का हमने कर दिया, हमने कहा कि हम हर साल हर साल एक पूरे साल की परफॉर्मेंस को मेजर किया करेंगे कि हमने कितना उस अरसे में रेवेन्यू अर्न किया था
और कितने हमारे उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस हुए थे। ये दो चीज़ें आ गई, हाउ मच रेवेन्यू इज जनरेटेड और अर्न एंड हाउ मच एक्सपेंसेस वी हैव इनकर्ड टू अर्न दोज रेवेन्यूज और जनरेट दोज रेवेन्यूज। ठीक है, किसमें, अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, और हमारा फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो कैलेंडर ईयर है वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, यानी जनवरी 1 से लेके दिसंबर 31 तक ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। इस अकाउंटिंग पीरियड में हमने कितने रेवेन्यूज अर्न किए हैं और कितने एक्सपेंसेस इनकर हुए। लेकिन होता ये है कि रेवेन्यूज जो है वो हम अगर एडजस्टिंग ना करें तो ऐसा हो जाता है कि जो रेवेन्यूज इस अकाउंटिंग पीरियड के थे वो शो नहीं हो रहे होते। जब वो शो नहीं हो रहे होते और हम उसको एडजस्ट नहीं करते तो वो अगले अकाउंटिंग पीरियड में चले जाते हैं। अगर वो अगले अकाउंटिंग पीरियड में चले जाएंगे तो होगा ये कि वो जो इस अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यूज थे वो अंडरस्टेट हो जाएंगे। इसी तरह एक्सपेंसेस जो हैं जो हमने इनकर किए थे वो एक्सपेंसेस भी इसी तरीके से इस अकाउंटिंग पीरियड से स्किप हो जाते हैं। तो आगे चल के हम देखेंगे क्या क्या कैसे होता है और क्या क्या मामला होता है, लेकिन वो स्किप हो जाते हैं। जब अगर हम उसको एडजस्ट नहीं करेंगे तो वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में चले जाएंगे जबकि वो इस अकाउंटिंग पीरियड के थे। तो अगर हम उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे, तो हमने देखना ये होता है कि क्या ये रेवेन्यू इस अकाउंटिंग पीरियड को रिलेट कर रहे हैं, क्या हमने इस रेवेन्यू को अर्न कर लिया है। अगर हमने अर्न कर लिया है तो हम उसको एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग, जब अकाउंटिंग पीरियड हमारा एंड हो रहा होता है और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, हम बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, तो हम उसको उस वक्त एडजस्ट करते हैं और हम ये देखते हैं कि ये रेवेन्यू इस अकाउंटिंग पीरियड को रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो हम उसको एज ए रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। एक्सपेंसेस को कब रिकग्नाइज करते हैं, एक्सपेंसेस को भी उसी को रिकग्नाइज करते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जब अकाउंटिंग पीरियड हमारा एंड, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो दिसंबर 31 को एंड हो रहा है, तो एडजस्टिंग एंट्रीज हम दिसंबर 31 को पास करेंगे और फिर उस एडजस्टिंग एंट्री के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। अगर हम एडजस्टिंग एंट्रीज को पास नहीं करेंगे तो हमारे रेवेन्यूज या एक्सपेंसेस जो हैं ये या तो अंडर स्टेट हो सकते हैं यानी कम शो हो सकते हैं, या ये ओवर स्टेट हो सकते हैं यानी इतने रेवेन्यू हमने अर्न नहीं किए थे लेकिन ये हमारे पास ज़्यादा रेवेन्यू शो, एक्सपेंसेस हमने इतने जो इनकर नहीं हुए थे लेकिन वो हमारे पास ज़्यादा शो, या हमारे पास कम शो। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने लगें, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होती है वो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड होती है, जब अकाउंटिंग पीरियड आपका एंड हो रहा है। और उस अकाउंट उन स्टेटमेंट्स को बनाने से पहले ये ज़रूरी है कि हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास करें ताकि कोई भी अकाउंट जो है वो ओवर स्टेट या अंडर स्टेट ना हो और हम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन कर सकें आइदर टू मैनेजमेंट और टू द पब्लिक। जैसे ये लिखा है कि एडिशनिंग एंट्री रिक्वायर्ड ईच टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, जब भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी, और नॉर्मली मैंने जैसे बताया आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है एट द एंड ऑफ द अकाउंट। अगर इंटरम भी बना रही हैं तो फिर इंटरम में भी लोग एडिशनिंग एंट्रीज पास करते हैं क्योंकि ताकि वो एक ट्रू इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। लेकिन हम क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं एनुअल सिस्टम, एनुअली एक समझने के लिए कि एनुअल जो है वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, तो जो स्टेटमेंट्स बनेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो अकाउंटिंग पीरियड जब एंड हो रहा होगा तो तब बनेगी, और उसके बनने से पहले हमने एडजस्टिंग एंट्रीज को पास करना है। एडजस्टिंग एंट्रीज को आप दो टाइप्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं, एक प्री पेमेंट्स कहलाते हैं और दूसरा एक्रूवल्स कहलाते हैं। एक प्री पेमेंट्स है और दूसरा एक्रूवल्स है। प्री पेमेंट्स में फिर दो और उसको आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, सब क्लासिफिकेशन हो सकती है। एक प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं और दूसरों को हम अनअर्न्ड रेवेन्यूज कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अनअर्न्ड रेवेन्यूज, और एक्रूवल्स में एक्रूड रेवेन्यूज हैं एंड एक्रूड एक्सपेंसेस। दो दो टाइप्स आ गए, एक आ गई प्रीपेड एक्सपेंसेस और उसके साथ आ गई अनअर्न्ड रेवेन्यू। प्री पेमेंट्स में याद रखना आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड रेवेन्यूज, और एक्रूवल्स में एक्रूड रेवेन्यूज एंड एक्रूड एक्सपेंसेस। आगे चल के हम डिस्कस करते हैं ये दोनों चीज़ें क्या हैं।
प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? प्रीपेड से प्रीपेड, क्योंकि उसके अपने लफ्ज से ही पता चल रहा है कि प्री पेमेंट की बात कर रहे हैं कि आपने एक्सपेंसेस जो हैं, जो भी आपके हैं, आपने उसके अगेंस्ट प्री पेमेंट की है, एडवांस में पेमेंट की, वो अभी एक्सपेंस बना नहीं है, अभी वो एक्सपेंस आपका बनेगा। तो जो भी एक्सपेंस प्रीपेड होता है वो हम उसको एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं इनिशियली। एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस जो है, जो भी प्री पेमेंट है एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, एडवांस पेमेंट जिसे आप कह सकते हैं कि हमने एडवांस में पेमेंट कर दी है, हमने पहले से पेमेंट कर दी है, लेकिन हमने अभी उसको यूज़ नहीं किया है, या हमने उस फॉर एग्जाम्पल कुछ सर्विस थी, हमने उसको भी यूज़ नहीं किया, या कोई टेंजिबल चीज़ थी जिसे अभी हमने कंज्यूम नहीं किया, ठीक है, कंज्यूम नहीं किया। तो अगर हमने उसको यूज़ नहीं किया है अभी और उसको हमने कंज्यूम नहीं किया है इवन, तो वो हमारा अभी एक्सपेंस नहीं बना, अभी वो हमारा एक्सपेंस नहीं बना। तो वो प्री पेड एक्सपेंस है, और प्री पेड एक्सपेंसेस को इनिशियली हम एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जो है वो कंज्यूम की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले आपने सप्लाईज जो है, सप्लाईज आपने परचेज की। सप्लाईज आपको पता है कि जो आपके छोटे आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक कुर्सी बना रहे हैं तो उसमें जो समद बॉन्ड लग रही है उसकी सप्लाईज है। तो सप्लाईज आपने परचेज कर ली, लेकिन सप्लाईज को अभी आपने यूज नहीं किया। सप्लाईज एक टेंजिबल चीज है, जब वो कंज्यूम होगी, जब आप उसको यूज करेंगे, कहीं किस जगह पे उसको लगाओगे, कीलें लगाओगे, ग्लू लगाओगे, समद बॉन्ड लगाओगे, तो वो फिर कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे वो कंज्यूम होती जाएगी वैसे ही वो एक्सपेंस का हिस्सा बनती जाएगी, वो एक्सपेंस का पार्ट बनती जाएगी। लेकिन इनिशियली वो हमारा क्या होगी? इनिशियली वो हमारा एसेट होगी, हमारा एसेट होगी। और वो जैसे जैसे कंज्यूम होती जाएगी हम उसको एक्सपेंस में कन्वर्ट करते जाएंगे। अगर आपको याद हो, हमने एक एंट्री भी ऐसी की हुई है, जैसे सप्लाईज एक्सपेंस टू सप्लाईज, सप्लाईज एक्सपेंस टू सप्लाईज। इनिशियली जब हमने परचेज की तो हमने कहा कि सप्लाईज डेबिट, कैश क्रेडिट, यानी सप्लाईज हमने परचेज की, फॉर एग्जांपल 1000 सप्लाईज हमने परचेज कर ली, तो और उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट कर दी, पेमेंट हमारी चली गई, लेकिन सप्लाईज हमारे पास आ गई, अभी हमारा एसेट, लेकिन अभी हमने उसको यूज़ या कंज्यूम हमने नहीं किया। जैसे हम उसको कंज्यूम, फॉर एग्जांपल हमने जो है वो अकाउंटिंग पीरियड हमारा एंड हुआ, हमने ये देखा कि हमारे पास जो 1000 सप्लाईज थी उसमें से 600 की सप्लाईज हमने कंज्यूम कर ली, तो इसका मतलब है कि 600 की सप्लाईज जो है वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गई, वो एसेट हमारा नहीं रहा। तो अब हम उसको सप्लाईज को एडजस्ट करेंगे अपने पास। जब हमने अपना रिकॉर्ड चेक किया, हमने स्टोर में देखा, हमें पता चला कि जो हमने 1000 सप्लाईज ली थी शुरू में, वो अब 1000 सप्लाईज वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे हम अब सिर्फ 400 की सप्लाईज पड़ी। बाकी सप्लाईज कहाँ गई? बाकी सप्लाईज आपने कंज्यूम कर ली, वो जो कंज्यूम कर ली हैं वो बिजनेस का एक्सपेंस बन गया। तो आप उसको एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे? हम लिखेंगे सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, सप्लाईज क्रेडिट। इनिशियली हमने कहा था सप्लाईज डेबिट क्योंकि एसेट था, कैश पे कर रहे थे, कैश कम हो रहा था, एसेट कम होता है उसको क्रेडिट करते हैं, एसेट इंक्रीज करता है उसको डेबिट करते हैं। सप्लाईज को हमने कहा डेबिट, कैश को हमने कहा क्रेडिट। सप्लाईज क्योंकि एसेट हमारा इंक्रीज हुआ और दूसरी तरफ से एसेट हमारा डिक्रीज हुआ, और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। लेकिन जब हमने एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड और जब हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे तो हमने उसको एडजस्ट किया, हमने चेक किया, हमें पता चला कि कार्ड से पता चला कि वहाँ पे अब सप्लाईज जो है वो हमारे पास 1000 की नहीं है, बल्कि हमने उसमें से 600 की यूज़ कर ली, तो हमारा एक्सपेंस बन गया। हमने कहा सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और हमने कहा सप्लाईज क्रेडिट। अगर ये हम काम ना करते तो क्या होता? अगर हम एडजस्ट ना करते और ये ओवरलुक हो जाता तो क्या होता? तो उसका ये होना था कि हमारे पास सप्लाईज जो थे एसेट के अंदर ओवर स्टेट कर जाते। अगर आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो आपकी सप्लाईज 1000 जाते, जबकि अब 1000 हमारे पास नहीं है। इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट में क्या होता? हमारे एक्सपेंसेस जो थे
वो हमारे एक्सपेंसेस अंडरस्टेट यानी कम शो होते हैं, जबकि सप्लाईज एक्सपेंस 600 हो चुका है, वो इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हुआ है। ठीक है, जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ये उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ये सप्लाईज जो थी वो एक्सपेंस बन चुकी थी, लेकिन हमने उसे जो है वो चेक नहीं किया। अगर हमने चेक नहीं किया, हमसे ओवरलुक हो गया, तो उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा एक्सपेंसेस जो हैं वो अंडर स्टेट हो जाएंगे। उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो है वो ओ स्टेट हो जाएगा, यानी आपने इतना प्रॉफिट अर्न नहीं किया है, लेकिन आपके पास इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा शो होगा, क्योंकि आपने 600 की अमाउंट वहाँ से लेस नहीं की। तो अकाउंटेंट के लिए, आप भी अकाउंटेंट है, अपने आप को अकाउंटेंट समझें कि आप ये किसी बिजनेस की जो है वो एंट्रीज पास कर रहे हैं और आप अकाउंट्स एडजस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप सोचेंगे, अगर आप ये काम नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा कि बिजनेस जो है वो आप अपनी मैनेजमेंट को एक गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप अपनी मैनेजमेंट को ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। अगर आप ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे और आप उसको गलत प्रॉफिट कोड करेंगे, आज तो आप टैक्स भी ज़्यादा पे करेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट होगा ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, जबकि आपका इतना प्रॉफिट था ना। तो इसलिए जो है वो अकाउंटेंट को ये बड़ी केयरफुली देखना पड़ता है, और उसको क्योंकि ये काम कर करके आप ही सीख जाएंगे। जब आप इसको कोर्स को कंप्लीट करेंगे, तो उसको ये पता होता है कि मैंने कौन से अकाउंट्स जो है वो उनको देखना है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स उसके पास होते हैं, और उसमें उसका एक्सपीरियंस भी होता है, और फिर वो उन अकाउंट्स को साथ साथ एडजस्ट करता रहता है। यानी अकाउंट पीरियड जब एंड होता है, तो उसके बाद वो उसको एडजस्ट करता है, उसको पता होता है कि मैंने अकाउंट्स को एडजस्ट करना है। दूसरी चीज़ है अनअर्न्ड रेवेन्यूज, यानी वो रेवेन्यूज जो कि अभी आपने अर्न नहीं की, ये भी प्री पेमेंट में। वो रेवेन्यूज जो कि अभी आपने अर्न नहीं की, अनअर्न्ड है, यानी आपने कैश जो है एडवांस में रिसीव कर लिया है। आपने कैश जो है वो एडवांस में रिसीव कर लिया, लेकिन अभी आपने उसको सर्विसेज दी नहीं। आपने फॉर एग्जांपल, आप एक वर्कशॉप है, आपके पास कस्टमर आया गाड़ी का काम करवाना है, तो आपने उससे पहले पैसे ले लिए, लेकिन अभी आपने उसका काम किया नहीं। तो जब तक आप वो काम कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक आप उन रेवेन्यूज को आप रिकग्नाइज नहीं कर सकते, वो आपके लिए भी अर्न नहीं। जो जो रेवेन्यू अर्न नहीं होता वो हमारी लाइबिलिटी होता है, कंपनी की वो लाइबिलिटी है, उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो जो सर्विसेज की उसने प्रॉमिस किया है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करे। और अगर उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर लेता है, तो वो उस रेवेन्यू को अर्न में ले जाएगा। अब वो अनअर्न रेवेन्यू नहीं होता। तो वो रेवेन्यूज जिनके अगेंस्ट बिजनेस जो है वो एडवांस में पेमेंट रिसीव कर लेता है और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, तो वो अनअर्न्ड रेवेन्यू कहलाता है। तो वो बिजनेस की लायबिलिटी है, बिजनेस का रेवेन्यू नहीं। प्रीपेड में जैसे आप अगर प्री पेमेंट करते हैं एक्सपेंसेस की, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट है, आपने प्री पे किया, आपने रेंट पहले से एडवांस में पेमेंट कर दी। अब एडवांस में पेमेंट कर दी है, तो वो इनिशियली हमारा एसेट, लेकिन जैसे जैसे हम वो सर्विसेज यूज़ करेंगे, तो वो इसी तरीके से एक्सपेंस में कन्वर्ट होता रहेगा। और फॉर एग्जांपल अगर आपने जो था वो 1 साल का रेंट दे दिया, आपका अकाउंटिंग पीरियड है जनवरी से लेकर दिसंबर 31 तक, और आपने जो है वो सितंबर में 1 साल का रेंट दे दिया, तो जो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने बनते हैं, 5 महीने का रेंट जो है वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी रेंट एक्सपेंस में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट नहीं करता। वो दिसंबर 31, जनवरी आएगा, फिर फरवरी आएगा, मार्च, वो अगले जो फॉलोइंग मंथ्स हैं उसमें, या जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है उससे रिलेट करता है। तो अगर हम उसको एडजस्ट नहीं करेंगे, तो वो आप आपके जो है वो अगेन वही हो जाएगा कि आपके एक्सपेंसेस जो है वो कम शो होंगे, आपके एसेट्स जो ज़्यादा शो होंगे। इसी तरीके से अनअर्न्ड रेवेन्यू में अगर आपने एडवांस में कैश रिसीव कर लिए और आपने अभी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, आपने आपने
आपने क्रिकेट का फायदा मैच था, आपने टिकट्स भेज दिए लेकिन मैच पोस्टपोन कर दिया आपने किसी वजह से, तो अभी आपने अर्न नहीं किया उसको। हाँ, मैच हो जाएगा तो अर्न हो जाएगा, मैच हो गया तो रेवेन्यू अर्न हो गया। लेकिन अगर मैच नहीं हुआ तो आप, जब तक मैच नहीं होता वो अनअर्न्ड है, वो कम लाइबिलिटी है। क्योंकि अगर उसने से प्रॉमिस किया था कि वो मैच करवाएगा, अगर वो स्टेडियम में मैच नहीं होता तो वो लाइबल है कि वो आपको पैसे वापस कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्री पेमेंट्स में जो एक्सपेंसेस होंगे वो इनिशियली, अगर वो एक्सपेंस में कन्वर्ट नहीं हुआ अभी, तो वो हमारा एसेट होगा। और रेवेन्यूज में अगर हमने अर्न नहीं किया तो वो हमारा अनअर्न्ड रेवेन्यू होगा, और वो हमारी लाइबिलिटी में आएगा। प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो हमारे एसेट्स में आएगा, और अनअर्न्ड रेवेन्यू हमारी लाइबिलिटीज में आएगा। तो इस पॉइंट को आप बार बार देखें और इसको आप याद करें कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारा एसेट कहलाते हैं, और अनअर्न्ड रेवेन्यूज हमारी लाइबिलिटी होती है। दूसरी तरफ है, दूसरी टाइप जो है वो एक्रूवल्स है। तो एक्रूवल्स भी दो तरह के हैं। एक है एक्रूड रेवेन्यूज, कहता है रेवेन्यूज अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड इन कैश और रिकॉर्डेड। यानी एक्रू हो गया है रेवेन्यू, लेकिन और वो रेवेन्यू आप यानी अर्न कर चुके हैं, लेकिन अभी आपने उसको रिसीव नहीं किया। आसान सी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है। आपने किसी को पैसे दिए, लोन दिया है बिजनेस ने किसी को, और बिजनेस ने जो लोन दिया उसके ऊपर वो इंटरेस्ट ले रहा है उससे, और वो इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल एनुअल है, और इंटरेस्ट और लोन उसने फॉर एग्जांपल दिया था, हमारा कैलेंडर ईयर जो है अकाउंटिंग पीरियड है फॉर एग्जांपल जनवरी से दिसंबर 31। लोन फॉर एग्जांपल उसने जो है अक्टूबर में दिया था। ड्यू जो है वो लोन जो है फॉर एग्जांपल चलो 5 साल के लिए दिया था। इंटरेस्ट जो है वो लेता है हर साल, एनुअली लेता है। तो ये जो, अगर फॉर एग्जांपल उसने अक्टूबर में लिया है, 1 अक्टूबर को लिया है, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने बनते हैं। ये 3 महीने में उसने उस लोन को यूटिलाइज किया है। तो उस 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो उस 3 महीने को ही जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। यानी उस 3 महीने का जो है इंटरेस्ट उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आएगा। जो बाकी है 9 महीनों का, वो अगले अकाउंटिंग पीरियड में आएगा, क्योंकि वो इस अकाउंटिंग पीरियड को रिलेट ही नहीं करता। ठीक है, तो इस महीने, इस साल में आपने वो जो लोन लिया था, आपने दिया था किसी को, सॉरी, जो लोन दिया था, तो उस लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, तो वो 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो इस अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यूज में वो एक्रू कर गया, वो आपने भी रिसीव नहीं किया। क्योंकि आप रिसीव करते हैं उसको आफ्टर ईयर, एनुअली रिसीव करते हैं। तो अगर आप आफ्टर ईयर रिसीव करेंगे तो वो तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जाके आप रिसीव करेंगे। अभी आपने उसको रिसीव नहीं किया तो वो आपका रिसीवेबल है। लेकिन अगर हम उसको, ऑब्वियस है कि ये कहीं पे शो तो नहीं हो रहा होगा, हमारे पास रिकॉर्ड्स में होगा, लिखा होगा, हमारे एग्रीमेंट में होगा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने इसको रिकॉर्ड करना है। क्योंकि ये हमारा जो इंटरेस्ट इस वक्त, क्योंकि हमने किसी को पैसे दिए, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप अर्न करते हैं। अगर आपने लोन लिया होता तो फिर वो आपका एक्सपेंस था, क्योंकि आप लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं। आपने किसी को लोन दिया है तो अब आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। जब आप रिसीव करेंगे तो दैट इज योर अर्निंग, दैट इज अनदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो आपका एक और सोर्स है रेवेन्यू का, आप उस पैसे आपको रिसीव करेंगे, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट रेवेन्यू। लेकिन हमारे पास क्योंकि पेमेंट अभी नहीं हुई है, पेमेंट होनी है जाके नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, लेकिन इस अकाउंटिंग पीरियड में आपने उसको दिया था, वो इस 3 महीने उसने यूज़ किया है, तो वो हमारे जो है वो इस अकाउंटिंग पीरियड में वो जो 3 मंथ्स होंगे उस पे जितना इंटरेस्ट बनता है वो इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल जो था वो 1000 है, उसका 10% है, 100 रुपीज़ है, 100 को डिवाइड कर दें 12 के ऊपर, जो अमाउंट बनेगी वो 3 मंथ्स की आप अकाउंटिंग पीरियड जब एंड हो रहा होगा December 31 को, तब आपने वो रेवेन्यू जो है वो उसको रिकग्नाइज करना। इसी तरीके से एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एक्रू कर गए हैं, एक्यूमुलेट हो गए हैं, और लेकिन अभी आपने उनको पे नहीं किया।
या आपने रिकॉर्ड नहीं किया। फॉर एग्जांपल नॉर्मली बिजनेसेस जो होते हैं वो अ, इस एक महीने की जो महीना है जिसमें आप सर्विस उनको प्रोवाइड करते हैं वो उस महीने में सैलरी पे नहीं करते, बल्कि वो फॉलोइंग मंथ में जाके उसकी फॉर एग्जाम्पल 5th को या 10th को जाके कहीं पे करते हैं। लेकिन वो उस क्योंकि वो उस महीने को तो रिलेट नहीं कर रही होती एक्सपेंसेस, वो तो आपने सर्विसेज में दी नहीं। ये तो ये सर जो पेमेंट हो कर रहे हैं वो आपको वो तो पिछले महीने की कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग पीरियड आपका दिसंबर 31 को एंड हो रहा है और सैलरी आपको मिल रही है 5th जनवरी को या फॉर एग्जांपल 10th जनवरी को, तो पेमेंट तो आपको जो है वो दे रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, और नेक्स्ट मंथ आ रहा है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, जबकि वो एक्सपेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का है ही नहीं, वो तो इस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस है। अगर वो इस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस है तो फिर हमें उसको उस एक्सपेंस को रिकग्नाइज करना पड़ेगा इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंस तो एक्रू कर गया है, लेकिन अभी आपने उसको पे नहीं किया। जब पे नहीं किया तो वो पेबल हो गया, नहीं पेबल हो गया, तो उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। तो हम जब दिसंबर 31 आएगा तो हम लिखेंगे सैलरी एक्सपेंस डेबिट सैलरी पेबल क्रेडिट, ये सैलरी एक्सपेंस जो इस अकाउंटिंग पीरियड का है। जब हम सैलरी एक्सपेंस को डेबिट, क्योंकि हमें पता है अगर याद हो आपको एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको नॉर्मली उसको आप क्या जब बढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं उसको उसको आप डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस कम हो तो क्रेडिट, बढ़े तो डेबिट। ठीक है, रेवेन्यूज जो है उनको वो अगर बढ़े तो क्रेडिट, अगर कम हो तो डेबिट, यानी उसके अपोजिट। तो एक्सपेंसेस जब एक्रू करेंगे और आपने उसको पे नहीं किया है तो आप उसको एडजस्ट करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, क्योंकि वो इस अकाउंटिंग पीरियड को रिलेट करते हैं। क्योंकि आपने ये जो सैलरी आपको मिल रही है ये दिसंबर के महीने की है, ये जनवरी के महीने की नहीं है, लेकिन मिल आपको जनवरी के महीने में रही है। लेकिन क्योंकि ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है दिसंबर 31 को, तो हमें अब उसको यहाँ पे अपने पास दिसंबर 31 को एडजस्ट करना पड़ेगा और तब वो हमारे एक्सपेंसेस का पार्ट बने। तो इस सेशन को यहाँ पे अभी हम क्लोज करते हैं, पहले सेशन को। आ, इसको आप ज़रा गौर से सुन लें, और किताब को आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है, बुक भी है सॉफ्ट में, तो मैंने आपको मेल कर दी थी। स्लाइड्स भी आपके पास मैंने मेल की हुई, आपके पास मौजूद होनी चाहिए, उनको भी देख लें, लेक्चर को सुन लें और बुक को पढ़ लें एक दफ़ा, और क्वेश्चंस अपने बना लें, ताकि हम जब इंटरेक्टिव सेशन में आए तो आपको पता हो कि आपको किस बात का नहीं पता, और आप सोचना ना शुरू कर दें कि हमें, आप खुद से सवाल ना करना शुरू कर दें हमें किस बात का नहीं पता। तो जिस बात का नहीं पता है क्वेश्चंस बनाएं अपने, ताकि हम उसको वहाँ पे फिर आसानी से मैनेज कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच।